भारत सरकार अधिनियम 1935 उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। अब हम करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 जो उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ था और उसकी मुख्य विशेषताएं क्या रही थी कि भारत के भावी संवैधानिक सुधारों पर विचार विमर्श करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में एक बार तीसरे गोलमेज सम्मेलन जो उसका आयोजन किया और इस सम्मेलन में हुए विचार विमर्श के आधार पर मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार ने भारत के भावी सुधारों का एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया और यह श्वेत पत्र इतना प्रतिक्रियावादी था कि भारत के प्रगतिशील तत्वों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर भी अप्रैल 1933 को दिए गए सरकारी निर्णयों और प्रस्तावों पर विचार करने के लिए लॉर्ड लिथगो की अध्यक्षता में एक संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई और इसमें ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों के कुछ सदस्य ले लिए गए थे और 11 नवंबर 1934 को इस कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित हुआ और इस कमेटी ने श्वेत पत्र में मामूली सा चेंजेस करके एक महत्वपूर्ण संशोधन संघीय सभा की चुनाव पद्धति से संबंधित था। पहले जहां संघीय सभा के प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान रखा गया था, कमेटी ने अप्रत्यक्ष चुनाव का सुझाव दिया उसमें और इस कमेटी के प्रतिवेदन के आधार पर एक अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया और जिस पर अगस्त 1935 में सम्राट ने आदेश प्रदान कर दिया और इसी अधिनियम को भारत सरकार अधिनियम 1935 कहा जाता है। ये अधिनियम काफी लंबा और जटिल है और इसमें 321 धाराएं हैं और 10 परिशिष्ट है। यद्यपि इस अधिनियम में बहुत सी कमियां थी, फिर भी अधिनियम अत्यंत ही महत्व का था क्योंकि इसमें पहली बार ब्रिटिश प्रांतों एवं देसी रियासतों को मिलाकर एक संघ स्थापित करने और प्रांतों में दोहरा शासन के स्थान पर प्रांतीय स्वराज्य प्रारंभ करने और केंद्र में दोहरे शासन की स्थापना किए जाने की व्यवस्था की गई थी। अब हम उसकी विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। पहली बात आती गृह सरकार के नियंत्रण में थी कि इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में स्वायत्त शासन तथा केंद्र में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की बात कहेगी। इसीलिए यह स्वाभाविक था कि भारत सचिव के उन अधिकारों में कमी की जाए जिनके द्वारा वह भारत सरकार पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण रखता था, लेकिन इन अधिकारों को समाप्त करके गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों के अधिकारों में वृद्धि कर दी गई। अतः भारत सचिव फिर पहले की तरह ही शक्तिशाली हो गया क्योंकि गवर्नर जनरल और गवर्नर उसी के अधीन थे। इस प्रकार से 1935 के अधिनियम से प्रत्यक्ष नियंत्रण में कमी अवश्य हुई, परंतु उसकी वास्तविक सत्ता वैसी की वैसी बनी रही। 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर सलाहकार परिषद की भी स्थापना की गई और सलाहकारों की संख्या कम से कम 3 और अधिक से अधिक 6 डिसाइड कर दी गई। इन सलाहकारों में से आधे ऐसे होने चाहिए थे जो कि भारत में 10 वर्ष तक सम्राट के कर्मचारी रह चुके हों तथा अपनी नियुक्ति के समय उन्हें भारत छोड़े हुए 2 वर्ष से अधिक नहीं हुआ हो और सलाहकारों का कार्यकाल 5 वर्ष डिसाइड किया गया और कुछ निश्चित बातों को छोड़कर यह भारत मंत्री की इच्छा पर निर्भर करता था कि वह उनके परामर्श से करे अथवा नहीं। यदि परामर्श करे तो सामूहिक रूप से अथवा व्यक्तिगत रूप से, सब उसकी इच्छा पर निर्भर था। इस प्रकार यह सलाहकार परिषद पहले की भारत परिषद से कहीं अधिक व्यर्थ और शक्तिहीन रही थी और 1935 के अधिनियम के द्वारा हाई कमिश्नर का पद बनाया रहा। केवल इतना चेंज हुआ कि उसकी नियुक्ति गवर्नर जनरल के व्यक्तिगत निर्णय पर छोड़ दी गई और गवर्नर जनरल उसे उसके पद से हटा भी सकता था। अतः वह ब्रिटिश हितों को ही संरक्षण देता रहा और भारत सचिव का हस्तांतरित विषयों पर नियंत्रण लगभग समाप्त कर दिया गया तथा उनका शासन पूरी तरह से भारतीय मंत्रियों को सौंप दिया गया। परंतु जिन विषयों में गवर्नर जनरल और गवर्नर अपनी व्यक्तिगत इच्छा से काम करते थे, वहां भारत सचिव का नियंत्रण वैसा का वैसा बना रहा और वैवाहिक रूप से इसमें कोई चेंज नहीं आया क्योंकि 1935 के अधिनियम का संघीय पक्ष कभी लागू ही नहीं हुआ तथा केंद्र का प्रशासन 1919 के अधिनियम के अनुसार ही चलता रहा। केवल प्रांतों में जहां पूर्ण स्वायत्तता दी गई वहां उनके नियंत्रण में काफी कमी आ गई थी। दूसरी विशेषता थी अखिल भारतीय संघ की स्थापना कि इस अधिनियम के अंतर्गत एक अखिल भारतीय संघ स्थापित करने की व्यवस्था की गई जिसमें 11 गवर्नर के प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर के प्रांत और भारत की देसी रियासतों को शामिल करने की व्यवस्था की गई थी
और ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना जरूरी था, परंतु देसी रियासतों के लिए ये उनकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता था। इसीलिए संघ 2 शर्तें पूरी होने के पश्चात शाही घोषणा द्वारा स्थापित किया जाना था, और यह शर्त थी संघीय संसद के दोनों सदन सम्राट से प्रार्थना करें कि संघ की स्थापना की जाए। दूसरी बात थी कि इतनी देसी रियासतें संघ में शामिल होने की स्वीकृति दे कि उनकी जनसंख्या कुल रियासती जनसंख्या की आधी से अधिक हो, तथा जो संघीय सभा में 52 या 52 स्थानों से अधिक स्थानों के अधिकारी हो, और संघ के दोनों सदनों में देसी राज्यों की पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था, और संघीय विधानसभा में 375 सदस्यों में से 125 सदस्य तथा संघीय राज्यसभा के 260 सदस्यों में से 140 सदस्य देसी रियासतों के प्रतिनिधि होते थे। क्योंकि देसी रियासतों में निर्धारित संख्या में संघ में सम्मिलित होना स्वीकार नहीं किया, अतः इस अधिनियम की संघीय योजना कार्यान्वित ही नहीं हो सकी। तीसरी विशेषता थी कि केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, कि 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया, परंतु केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया और संघीय नियमों को 2 भागों में डिवाइड किया, रक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। रक्षित विषयों में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, चर्च संबंधी मामले, कबायली क्षेत्र के मामले शामिल थे, और इनका शासन गवर्नर जनरल अपनी इच्छा से चला सकता था। रक्षित विषयों पर विधानमंडल का नियंत्रण नाम मात्र भी नहीं था, और इन विषयों के प्रशासन में गवर्नर जनरल एक कार्यकारिणी परिषद की सहायता लेता था, और जिसमें सदस्यों की संख्या 3 से अधिक नहीं हो सकती थी, और उनकी नियुक्ति सम्राट करता था, और वे गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी होते थे। ये केंद्रीय विधानमंडल के दोनों सदनों के पदेन सदस्य होते थे और उनकी बैठक में भाग लेते थे, किंतु उनके प्रति उत्तरदायी नहीं थे। हस्तांतरित विषयों का शासन चलाने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जो कि संघीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती थी, और मंत्रियों की नियुक्ति और पद मुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा होती थी। इसकी संख्या 10 से अधिक नहीं हो सकती थी। मंत्रियों के लिए ये जरूरी था कि वे संघीय विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य हो, और न होने की स्थिति में 6 महीने के अंदर सदन का मेंबर बनना पड़ता था, और ये था कि पद त्याग करना पड़ता था। और हस्तांतरित विषयों के बारे में ये आशा की गई थी कि गवर्नर जनरल मंत्रियों की सलाह से उनका शासन चलाएगा, परंतु इसके साथ ही हस्तांतरित विषयों के संबंध में गवर्नर जनरल को विशेषाधिकार भी दिए गए, जिनके आधार पर वह मंत्रियों के काम में हस्तक्षेप कर सकता था। इस प्रकार भारतीय मंत्रियों को जो थोड़ी बहुत शक्तियां दी गई, उन्हें भी गवर्नर जनरल के विशेष अधिकारों द्वारा समाप्त कर दिया गया। चौथी विशेषता आती है संघीय विधानमंडल की निर्बलता, कि संघीय विधानमंडल के 2 सदन थे, संघीय विधानसभा और संघीय राज्यसभा। संघीय विधानसभा में कुल 375 सदस्य थे, जिनमें 125 स्थान देसी रियासतों को दिए गए, और इनका मनोनयन देसी रियासतों के नरेश जो उनको करना था, और प्रांतों के प्रतिनिधियों का चुनाव सामान्य स्थानों, मुसलमानों व सिखों के सुरक्षित स्थानों पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा होता था। इनमें 82 स्थान मुसलमानों को दिए गए थे, और इस प्रकार से देसी रियासतों के मनोनीत प्रतिनिधियों और मुस्लिम प्रतिनिधियों को मिलाकर सरकार बड़ी सरलता से अपना स्थायी बहुमत स्थापित कर सकती थी। और इसी प्रकार से संघीय राज्यसभा में कुल 260 स्थानों में से 140 स्थान देसी रियासतों को दिए गए, और 6 स्थानों पर नारियों, अल्पमतों तथा दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किए जाते थे, और शेष सदस्यों का चुनाव सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से होता था। अतः संघीय राज्यसभा में भी सरकार सरलता के साथ अपना बहुमत स्थापित कर सकती थी, और संघीय विधानमंडल की शक्तियों को अत्यंत ही सीमित कर उसे निर्बल बना दिया गया, और विधानमंडल 1935 के अधिनियम में संशोधन नहीं कर सकता था, और न ब्रिटिश संसद के कानूनों के विरुद्ध कोई कानून पारित कर सकता था। विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को गवर्नर जनरल अस्वीकृत कर सकता था, और गवर्नर जनरल द्वारा स्वीकृत विधेयक को इंग्लैंड की संसद रद्द कर सकती थी। और विधानमंडल की वित्तीय शक्तियां भी बहुत सीमित थी। बजट के 2 भाग थे, भारत में राजस्व से किया जाने वाला व्यय और शेष व्यय। और भारत के राजस्व से किया जाने वाला व्यय संपूर्ण बजट का 80% होता था, जिस पर विधानमंडल बहस तो कर सकता था, किंतु उसमें कोई कटौती नहीं कर सकता था। कोई भी वित्तीय विधेयक गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति के बिना विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था, और विधानमंडल के अधिवेशन के दौरान भी गवर्नर जनरल को कोई अध्यादेश जारी करने का अधिकार था।
तो वह अधिनियम भी पास कर सकता था और गवर्नर जनरल के संकटकालीन अधिकार भी काफी थे और वह इस अधिनियम को स्थगित कर न्यायालय के अतिरिक्त अन्य सभी अधिकार अपने हाथ में ले सकता था।